बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूँ तहमीना वकील और आज हम फ़र्स्ट ईयर है फिज़िक्स केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का फ़र्स्ट लेक्चर इसकी कंटिन्यूशन है आपके फ़र्स्ट चैप्टर की जो हमने स्टार्ट किया हुआ था कॉलेज में। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोइकियोमेट्री एंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, और फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, और अगर टाइम हुआ तो मैं यील्ड के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो स्टोइकियोमेट्री क्या है कि ये जब भी हम कोई रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, ऑल दिस टाइप ऑफ टर्म हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इसके बारे में हमें पता है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में किस तरह से जब reactants they are completely converted into product, then how they are related, that is the reactant and the product how they are related। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस। ये हमें नहीं बताती अबाउट द कंडीशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम नहीं बता सकते कि किस तरह की कंडीशन में रिएक्शन हुआ। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होती हैं? स्टोइकियोमेट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स या विच टेल अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज़ द रिएक्टेंट्स। आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे अगर मैं लिखूँ A प्लस बी, ये रिएक्टेंट हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। तो A, B और C, D इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे। A मोल्स ऑफ A, B मोल ऑफ C, C मोल ऑफ D एंड D मोल्स ऑफ D। ये ABCD 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या आप किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसे चेक कर सकते हैं ये क्या हो सकते हैं। अब हमने इनका आपस में रिलेशनशिप देखना है कि किस तरह से स्टोइकियोमेट्री वो स्टडी है जिसमें हम इनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं। अब इसके लिए 2 पॉइंट्स का अज्यूम करना लाजमी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। नंबर 1 क्या है? ऑल द रिएक्टेंट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब हमने ये देखना है कि रिएक्शन जो है इट शुड बी 100% कम्प्लीटेड, रिएक्शन 100% कम्प्लीट हो। फिर दूसरा, नो साइड रिएक्शन अकर, कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है वो, जैसे अगर हम कहें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके साथ साथ कुछ अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड की भी प्रोड्यूस्ड होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमने इस चीज़ में ये अज्यूम करना है कि देयर इज़ नो साइड रिएक्शन अकर। फिर एक और चीज़ कि इट शुड ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि मतलब हम जब कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो बिफोर एंड आफ्टर द मैसेज दे आर द सेम। इन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि जब दो एटम, जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो एटम आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में इसकी रेशो क्या है? 2:1। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है। तो जहाँ पे भी आपके पास वाटर आएगा तो उसमें ये रेशो कांस्टेंट रहेगी। तो जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करेंगे तो हमने ये 3 पॉइंट्स मद्देनज़र रखने हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स दे आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, no side reaction occur, and the law of conservation of mass and the law of definite proportion, they should be fulfilled। अच्छा, ये कुछ रिलेशनशिप है जो कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टडी करते हैं। मास रिलेशनशिप, हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इनमें से किसी एक का मास गिवन हो तो हम दूसरे का मास फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन।
मैस मोल रिलेशनशिप या मोल मैस। अगर मैस गिवन हो तो मोल फाइंड किया जा सकता है, मोल गिवन हो तो मैस फाइंड किया जा सकता है। एंड द मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है कि इस केस में हमारे पास अगर मैस गिवन हो तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम गिवन हो तो मैस फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली मोल मोल भी अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, इनको हम आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनमें स्टडी करते हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड द वाटर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम्स की बात की है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स की बात क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड कब हमने फाइंड आउट करनी है, व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आएंगे। अब इसका हम सोल्यूशन करें तो ये देखिए, ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड reacts with 1 mole of sulfuric acid to produce 1 mole of potassium sulfate and 2 moles of water। ये 2 1 1 2 कहाँ से आया है, ये हमारे पास ये देखें यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये चीज़ें मेंशन हैं। जहाँ कुछ नहीं मेंशन उसका मतलब होता है कि ये 1 है, अंडरस्टूड सी बात है। तो हमें जो अमाउंट गिवन है वो हमें अमाउंट गिवन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। कितनी अमाउंट गिवन है, 14 ग्राम। हम 14 ग्राम से इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल देंगे। आपको पता है नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू अमाउंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। अब इसका मॉलिक्यूलर मैस कैसे आएगा, पोटेशियम का कितना होता है 39, ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1। तो 39 16 + 1 56 इज़ द मॉलिक्यूलर मैस। तो 14 डिवाइडेड बाई 56 0.25 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास आ गए फ्रॉम द गिवन डाटा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने क्या करना है, पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम सल्फेट के निकालने हैं और फिर उसके बाद जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के, देखिए ना आपने नहीं सॉरी इसकी के निकालने हैं पोटेशियम सल्फेट के। तो हम पहले क्या करेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम सल्फेट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखें 2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नीचे लिखें 2 और पोटेशियम सल्फेट के नीचे लिखें 1। ठीक हो गया। अब 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, ये हम क्या करते हैं इसको आपस में क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा 1 के नीचे 1/2। ठीक है, तो 0.25 कितना करेगा, 0.25 कितना करेगा 0.125। ये आंसर कैसे आया है, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 0.25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं पोटेशियम सल्फेट के, जो किससे प्रोड्यूस्ड हुए हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब आपके पास जब इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं तो यहाँ से हम इसका मैस निकाल सकते हैं। मैस कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मैस को मल्टीप्लाई कर दें उसके ये नंबर ऑफ़ मोल्स से। नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करें मॉलिक्यूलर मैस से। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 0.125, मल्टीप्लाई करें 174 मॉलिक्यूलर मैस से, योर आंसर विल बी 21.75 ग्राम्स। अब आपने फाइंड करना है वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं। पहले नंबर ऑफ़ ग्राम्स तो फाइंड कर दिया पोटेशियम सल्फेट के। अब अपने वाटर मॉलिक्यूल्स, जब वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो पहले हम इससे क्या फाइंड करेंगे कि कितना आपके पास वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से। अब देखें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 2 मोल्स वाटर। तो 1 कितना प्रोड्यूस करेगा 1 और 0.25 कितना करेगा 0.25, क्योंकि ये ऊपर इक्वल हैं तो नीचे भी ये इक्वल ही होंगे। तो 0.25 मोल्स प्रोड्यूस्ड, 0.25 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ से आप मैस निकाल लें। मैस निकालने की वजह से मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, बेशक ये आप ना करें। ठीक है,
आगे सिंपल क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो जो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आई हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से, देन यू विल गेट द आंसर विच इज़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट इज़ 1.5 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, जिसमें के मैस से मोल्स निकाले हैं और फिर दोबारा मैस फाइंड किया है। तो ये मैस में भी आ जाता है, मैस मोल में भी आ जाता है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। What is the minimum volume of HCl solution? 27% by weight requires to produce 12.1 gram of hydrogen. The density of HCl solution is 1.14 gram per centimeter cube. अब इसमें देखिए आपके पास ये पूरे का पूरी इक्वेशन गिवन है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ HCl to produce magnesium chloride and hydrogen. The molar ratio is 1:2. आपके पास मैग्नीशियम के 1 मोल हैं, HCl के 2 मोल्स हैं, विच प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है HCl का वॉल्यूम, जो कि कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। ये रिवर्स कैलकुलेशन है, मतलब प्रोडक्ट से आपने रिएक्टेंट्स का फाइंड आउट करना है। अब चूँकि हाइड्रोजन के की वेट गिवन है 12.1 ग्राम, तो 12.1 ग्राम से पहले हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। तो ये देखिए मैस कितना है 12, मॉलिक्यूलर मैस 2 है, 12 को 2 से डिवाइड करें मैस को मोलर मैस से, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स जो कि आ गए 6 मोल्स। अब देखिए यहाँ पे आपने हाइड्रोजन और HCl के यहाँ पे आपने हाइड्रोजन और HCl का आपस में रिलेशनशिप देखना है। हाइड्रोजन है 1, HCl है 2। अब 1 से अगर 2 प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो आगे हम क्या करेंगे, 6 से कितने प्रोड्यूस्ड होंगे 12। ऑब्वियसली उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 1 से 2, तो 6 से कितने होंगे 2 इंटू 6 विच इज़ 12। तो 12 मोल्स आपके पास आ गए HCl से। उसका मैस फाइंड आउट कर लें। मैस कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 12, 12 को मल्टीप्लाई करें इसके मॉलिक्यूलर मैस से, दैट इज़ HCl के मैस। तो ये आपके पास अमाउंट आ गई है 438 ग्राम्स HCl की। अब HCl सोल्यूशन कितना है, इट इज़ 27% बाई वेट। 27% बाई वेट का क्या मतलब है कि इस केस में हमारे पास 27 ग्राम मौजूद है इन 100 ग्राम। जब 27 100 में है तो 1 ग्राम में कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 27, और 438 में कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 438। तो ये आपके पास 27% वॉल्यूम का वेट आ गया जो कि ओरिजिनल सोल्यूशन था। अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने जब वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, मैस पर यूनिट डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मैस है 1622.2 ग्राम और डेंसिटी है जो कि गिवन थी 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो योर आंसर विल बी 1423 पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ द आंसर ऑफ द वॉल्यूम। तो ये आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल थी, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है वॉल्यूम को। तो आपको स्टार्ट में क्या गिवन था, मैस से आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले और मोल से फिर आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। उसके बाद आ गया हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जैसे आपने कोई रिएक्शन लगाया है A प्लस B टू गिव C प्लस D, ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 प्रोडक्ट हैं। अब 2 रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कि रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो A हो चाहे वो B हो। अब हमें कैसे पता चले कि A है या B है, तो उसमें से वो रिएक्टेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में मौजूद हो,
विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, या जिससे, एक तो हम इसे यूँ कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जो कि प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है कि कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होनी ही है उसे कंट्रोल कर रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं विच कंज्यूम अर्लियर। तो ये 3 डेफिनेशन आती हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, जो कि नंबर 1 प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है कि कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होनी है, या जिससे कि कम मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो वो, या जो कि अर्ली कंज्यूम हो जाए। तो इन तीनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट की, तो क्या है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। तो मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताई हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग एक कंबाइंड डेफिनेशन है कि जो कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद है। इसकी एक बहुत वेल कम्प्लीट एग्ज़ाम्पल है, वो क्या, देखिए आपके पास सैंडविच बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, कबाब और स्लाइस, ठीक है, आपको 1 कबाब और 2 स्लाइस चाहिए सैंडविच बनाने के लिए। अगर हमारे पास 30 कबाब हों और हमारे पास 58 स्लाइसेस हों, 30 कबाब 58 स्लाइसेस, तो हमारे पास कितने सैंडविचेस बनेंगे, 29 क्यों बनेंगे, क्योंकि हमारे पास स्लाइसेस ही 58 थे, ठीक है ना। 1 कबाब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, ये एक्सेस है, और स्लाइसेस जो कि पहले कंज्यूम हो रहे हैं, और स्लाइसेस ही वो रिएक्टेंट हैं जो कि प्रोडक्ट क्या है, सैंडविचेस की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्लाइसेस हैं, ठीक है, स्लाइसेस इज़ एक्चुअली द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब अगर हमने ये आपको समझ आई बात क्या मैंने बताई कि जो कि कंट्रोल करे, इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपने लकड़ी जलानी है तो लकड़ी जलाने के लिए जब तक लकड़ी रहेगी उस वक्त तक आग जलती रहेगी, जैसे ही लकड़ी ख़त्म होगी आग नहीं जलाई जा सकती। देखें, एयर तो हर वक्त मौजूद है, एयर से कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह सुई गैस चूल्हा जलाना है तो सुई गैस जब तक है तो वो कंट्रोल कर रही है कंबशन रिएक्शन को। तो इसमें सुई गैस होगी, ऑयल हो गया, लकड़ी होगी, कोई भी चीज़ जो जल रही है, ऑक्सीजन तो मौजूद है ना, जो चीज़ जल रही है वो एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिकॉज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपने अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके ये 3 स्टेप हैं। ये 3 स्टेप अभी आपको इतने क्लियर नहीं होंगे, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से आपको ये तीनों स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 1 में तो खैर नहीं चाहिए, 2 या 3 जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लें। फिर उन नंबर ऑफ़ मोल से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे अभी आपने पीछे वाले में किया था स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, ठीक है। 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों से आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए। अब आपने क्या करना है कि वो रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उन दोनों में से जिस रिएक्टेंट से लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, इट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये 3 स्टेप आपने करने हैं। ये नीचे वाली एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर होगा। क्या एग्जांपल है, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड्स, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, देन आपने पहले तो ये फाइंड करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया। सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, जो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, जो एक्सेस में है, उसकी एक्सेस अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स देखें तो 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम इसका सोल्यूशन देखें
देखिए फर्स्ट आपके पास हमने क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेनी है। दोनों की अमाउंट कितनी है, 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर मैस अमोनियम क्लोराइड का देखें कैसे आएगा, 14 नाइट्रोजन का प्लस 4 हाइड्रोजन का प्लस 35.5 क्लोरीन का, इनको सबको ऐडअप करें, आपके पास आ जाएगा 53.5। अब आपने क्या करना है, अमाउंट को डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर मैस से। अमाउंट क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 53.5, योर आंसर विल बी 1.87। तो अमोनियम क्लोराइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रही हैं, 1.87। फिर आ जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मैस कितना है, 40, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का कितना है, 32 प्लस 2 हाइड्रोजन है, उनका कितना है, 2। तो ये इन सबको ऐडअप करें, आंसर विल बी 74। ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, 40, 32, 2, ये आपके पास आएंगी फ्रॉम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए, और ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए एटलीस्ट आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मैसेज लाजमी याद होने चाहिए। अब आप मैस है 100, उसको डिवाइड कर दें 74 से, योर आंसर विल बी 1.35, ये इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, अमोनियम क्लोराइड के भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपने दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर दिए। अब हमने करना है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि दोनों रिएक्टेंट से अमोनिया की अमाउंट फाइंड करनी है कि वो कितनी अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है। अब देखें, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आया है, ठीक है। दोनों के 2 हैं, तो 1.87 कितना प्रोड्यूस करेगा, 1.87, सेम अमाउंट। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 है, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1.35 से, यू विल गेट 2.73। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है 1.87 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 2.70। अब आप दो के सामने हैं दोनों के आंसर, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप, अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा लेस नंबर ऑफ़ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियस है 1.87 किससे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड से। इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से अमोनिया की अमाउंट फाइंड आउट कर लें। कैसे, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करें मॉलिक्यूलर मैस से, यू विल गेट द मैस। अब आपने क्या करना है, जो दूसरा एक्सेस में है उसकी अमाउंट फाइंड करनी है कि वो कितना एक्सेस में रह गया है। उसका फाइंड आउट करने का क्या है कि आप दोनों नंबर ऑफ़ मोल्स को, दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करें। 2 moles of ammonium chloride reacts with 1 mole of calcium hydroxide। इसके 2 हैं, इसका 1 है, तो 1 में कितना होगा, ये 2 इधर नीचे चला जाएगा, इट विल बिकम हाफ। तो 1.87 कितने से रिएक्ट करेगा, हाफ को मल्टीप्लाई करें 1.87 से, यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 0.935। अब इस केस में आपके पास 0.935 आ गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ़ मोल जो रिएक्ट कर रही हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1.35। 1.35 में से 0.935 माइनस कर दें, यू विल गेट द अनरिएक्टेड या लेफ़्ट बिहाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। ये लेफ़्ट बिहाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करें इसके मॉलिक्यूलर मैस से, तो आपके पास ये अनरिएक्टेड मैस आ जाएगा। 100 में से उसे माइनस करें तो रिएक्टेड मैस आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास था लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, आपके पास अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो उस केस में वो रिएक्टेंट जिससे लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, जो लेस कंज्यूम हो, जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और उसे फाइंड करने के 3 स्टेप हैं। पहले आपने क्या करना है, ये 3 स्टेप्स हैं। आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, then find out the number of moles of product with the help of balanced chemical equation,
और फिर आइडेंटिफाई करना है उस रिएक्टेंट को जो कि लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है एज अ लिमिट विच इज़ एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो कि है अबाउट द यील्ड। यील्ड क्या है? यील्ड इज़ the amount of product obtained in a chemical reaction, it is called the actual yield। मतलब जो अमाउंट हमें यील्ड, वैसे तो यील्ड क्या होती है? जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये यील्ड आगे टू टाइप्स की है। इट इज़ थेरेटिकल, सॉरी, इट इज़ थेरेटिकल यील्ड है, और एक आपके पास एक्चुअल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड क्या है कि वो अमाउंट जो कि एक्चुअल ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड हो रही है उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। और वो यील्ड जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन हो रही है ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेटेड जो होती है, जो हमने अभी स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस में देखी थी, वो कहलाती है थेरेटिकल। तो एक्चुअल क्या है? जो एक्सपेरिमेंट से आ रही है, और थेरेटिकल क्या है? जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल यील्ड एंड द थेरेटिकल यील्ड, तो एक्चुअल यील्ड इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, it is the amount of product obtained during experiment, and the theoretical yield is the amount of product which is calculated from the balanced chemical equation। अब थ्रेटिकल यील्ड वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की ऑब्टेन होती है बाय द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हम थ्रेटिकल निकालेंगे तो ये श्योर शॉट है कि हमेशा जो एक्चुअल रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगी वो इससे कम होगी। ऑलवेज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज़ लेस देन द थ्रेटिकल यील्ड। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्रेटिकल यील्ड। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, देयर आर वेरियस रीज़न फॉर दैट। एक प्रैक्टिकल इनएक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा है। जैसे अगर आप एक काम करें और मैं एक काम करूं, मैंने वो प्रैक्टिकल काफ़ी दफ़ा किया होगा तो मैं थोड़े एक्सपीरियंस से करूंगी, लेकिन वही प्रैक्टिकल जब आप लोग परफॉर्म करेंगे तो यू आर डूइंग दैट प्रैक्टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपके केस में एरर आने का चांस ज़्यादा होगा, आपके केस में यील्ड आने का चांस कम होगा। फिर दूसरे प्रोसेसेस हैं, जैसे फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन के ज़रिए, फनल वॉशिंग, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम रिफाइनिंग करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं, तो ये भी यील्ड को डिक्रीज़ करते हैं। ये दो रीज़न हो गई। एक तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से, दूसरा ये ऐसे प्रोसेसेस जो उसकी यील्ड को कम करते हैं। फिर तीसरा आ जाता है कि समटाइम्स कुछ साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि यील्ड को डिक्रीज़ करते हैं। तो ये तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड इट इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्रेटिकल वन। अब जो केमिस्ट है उसे पता है कि एक्चुअल यील्ड कम है, तो वो इंस्टेड ऑफ यील्ड इट इज़ इंटरेस्टेड इन द परसेंटेज यील्ड, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड टेल्स अबाउट द एफिशिएंसी। परसेंटेज यील्ड का ये फॉर्मूला है, दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड जो भी है, जो आपके पास आई है, उसे डिवाइड कर दें अपनी कैलकुलेटेड वन से, थ्रेटिकल वन से, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 100, देन यू विल गेट द परसेंटेज यील्ड। इससे रिलेटेड देखिए आपके पास एग्जांपल है, when limestone calcium carbonate is roasted, quicklime calcium oxide is produced according to the following equation। The actual yield of calcium oxide is 2.5। अब देखिए यहाँ पे actual yield given है जो कि during experiment आई है। When 4.5 kg of limestone is roasted, तो हमने 4.5 kg से theoretical वन कैलकुलेट करनी है और फिर इसको फॉर्मूले में पुट करके इसकी परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो इक्वेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले चूँकि लाइमस्टोन को रोस्ट किया है तो इसका मैस ग्राम्स में कर दें और इसको डिवाइड कर दें टू गेट द आंसर। किस तरह से करेंगे, मॉलिक्यूलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है 100, इसका मतलब है, और कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड का क्या है 56, इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ
100 gram of calcium carbonate react to produce 56 gram of calcium oxide plus 44 gram of carbon dioxide। अब देखिए 56 और 4 को अगर हम इक्वल करें तो इट शुड बी इक्वल्स टू 100। अब 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है 56, ये देखें तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 56 को, ये 100 इधर नीचे आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद 4500 कितना करेगा 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, दिस वन इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड 4520। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। एक्चुअल यील्ड गिवन है 2500। इसको फॉर्मूले में पुट करें 2500 डिवाइडेड बाय 2520 मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज़ 99.2%। सो कोई भी रिएक्शन जो है वो 100% नहीं होता, इट शुड बी लेस दैन 100%। वो 99.9% हो सकता है बट इट विल नॉट बी 100%। सो दिस टेल अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, दिस इज़ एंड ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अब आपका कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आज के टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं और फिर मुझे सॉल्व करके आपने व्हाट्सएप कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, ये रिलेटेड है, ये जस्ट लाइक जो अभी आपने देखा था परसेंटेज यील्ड से। तो ये आपके पास जो 3 हमने टॉपिक कवर किए हैं उस 3 टॉपिक से रिलेटेड ये 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, या आप सॉल्व करें और फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप अपने प्रॉपर नोट्स जो हैं वो मेंटेन करें और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। मैं नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स के बाद माइट भी आपका एक क्विज टाइप टेस्ट लूँगी जो कि आपने एक स्पेसिफाइड टाइम में फिलअप करना होगा और मुझे रिटर्न करना होगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैलकुलेशंस हो सकती हैं। सो बी रेडी फॉर इट। ये लेक्चर जो है वो आप लोग देखें, मुझे अपनी अटेंडेंस भेजें और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन टॉपिक से रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।